यस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं यूपीपीएससी आरओ का प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो डिस्कस कर रही थी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट टेस्ट सीरीज वन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने 35 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आगे हम चलते हैं, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या कुछ दिया हुआ था। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये आप देख सकते हो कि ये ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज़ है और इसमें काफ़ी अच्छे जो है वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इनसे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाता है और आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हो कि आप कितना कुछ प्रिपेयर किए हो और कितना कुछ चीज़ें आपको और भी करनी है, कौन कौन सी वीक एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको काम करना है। तो ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्षोभ मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य है। संवहन धाराएं ऐसे मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो क्षोभ मंडल होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला मंडल होता है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो ये हमने बताया ही, तो ये आपका सही है। देखो यहीं पर अगर ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं क्या वो इसी मंडल में होती है, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान धूल वर्षा सारे चीज़ें जो है वो क्षोभ मंडल में होती है। तो सभी कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 37 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। कह रहा है विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बेल्ट। देखो कोरियोलिस बेल्ट जो है वहाँ पर होगा जहाँ पर मतलब इक्वेटर के पास में कोरियोलिस बेल्ट एकदम नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, नहीं होता है। उसके आसपास वाले एरियाज में तो थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन अगर पोल के पास में जाएंगे तो वहाँ पर कोरियोलिस बेल्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये तो एकदम सीधे सीधे गलत हो गया। ध्रुवों पर कोरियोलिस बेल्ट का प्रभाव शून्य होता है, एकदम उल्टा दिया है। तो मतलब पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य तो दोनों है, मतलब एक और दो दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन में कौन सा एक कथन सही है, और मतलब ऐसा रीजन दोनों दिया है। चीनुक को हिमभच्छी पवन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह पवन शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों के पशुओं हेतु उपयोगी बनाए रखता है। ठीक है, सही है। तो ये देखो, अब पहला और दूसरा कथन दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी 38 का जो है ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए तो इसको हिमबच्ची कहा जाता है, क्योंकि ये हिम को पिघला देता है। हिमालय नेक्स्ट है, हिमालय को निम्नलिखित में कौन सा प्रादेशिक विभाग सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। तो देखो असम हिमालय तो आप देख सकते हो कि सिंधु और सतलज नदी कहाँ पर है, पंजाब वाले रीजन, इधर वाले रीजन हो जाता है। मतलब एक बार जम्मू कश्मीर और हिमाचल, ये आपका जो है आपका पंजाब हरियाणा वाला रीजन आता, तो एक बार कहा जा सकता था। असम तो एकदम उधर हो जाता है, नेपाल भी दूसरी तरफ हो जाता है। पंजाब हिमालय जो है वो सही है, कुमायूं हिमालय भी आपका दूसरे साइड यानी उत्तराखंड वाले रीजन हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 के बाद आ सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी स्थित है। अन्नाईमुड़ी जो है वो आपका दिया है अन्नामलाई, नल्लामलाई, नीलगिरी की पहाड़ी, बाबा बुदन की पढ़ाई। अब पहाड़ी जो है वो आपको कर्नाटक में देखने को मिलती है, तो ये तो नहीं होगा। नीलगिरी की पहाड़ी आपको तमिलनाडु और केरला में देखने को मिलती है, ये भी नहीं होगा। अन्नाईमुड़ी जो है वो आपको अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अन्नाईमुड़ी जो है स्थित है ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। नल्लामलाई जो है वो आपको आंध्रा वाले रीजन में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से अच्छा, अगर नीलगिरी की ऊंची पहाड़ी की बात करी जाएगी तो वो आपका डोडा बेट्टा जो है वो हो जाता है। तो डोडा बेट्टा भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाएगी तो यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ी पर है, ठीक है, अन्नाईमुड़ी। नेक्स्ट है यूरोप के कौन से दो देश मिलकर आइबेरिया कहलाती हैं। तो फ्रांस जर्मनी तो नहीं है, इटली और जर्मनी और इटली भी नहीं है, इंग्लैंड व फ्रांस भी नहीं है, बल्कि स्पेन व पुर्तगाल को हम कहते हैं आइबेरिया। ये बहुत बड़े आइलैंड है, मतलब यूरोप तो वैसे ही बहुत छोटा है, मतलब सारे कंटिनेंट में अगर बोला जाए सबसे छोटा कंटिनेंट जो है, तो बहुत कम मतलब बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं और बहुत कम एरिया में फैला हुआ है, लेकिन ये है कि काफ़ी डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो ये स्पेन और पुर्तगाल जो है ये इनका जो मिला करके जो वो रीज़न बनता है वो एक कंटिनेंट जैसा होता है। इट मीन्स कि आपको एक ये है ये जो है मतलब कि द्वीप जैसा दिखता है, और ये जो आपका द्वीप जो है आइबेरियन प्रायद्वीप जो देखने को मिलता है वो काफ़ी बड़ा बन के आता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण तथा सुरक्षा संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। देखो अल्पसंख्यकों का जो अधिकार दिया है वो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं
तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय पदच्युत किया जा सकता है? नहीं। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो जैसे हमारा CJI होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिस तरीके से इसको हटाया जाता है उसी तरीके से इसको भी हटाया जा सकता है। ऐसे ही नहीं मनमानी तरीके से इसको हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ए तो गलत है लेकिन रीजन सही है, यानी कि आपका हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया गया, मतलब कहीं भी संविधान में लिखा नहीं गया है कि यही फिक्स है कि 60 वर्ष 65 वर्ष, तो ये ना बदलता रह सकता है, इवन कई बार चेंज भी हुआ है। अवकाश प्राप्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, तो ये भी सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों की संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आजीवक संप्रदाय मक्खली गोशाल बिल्कुल सही है, बरकरी नामदेव बिल्कुल सही है, धरकरी रामदास बिल्कुल सही है, लेकिन रामावत जो है वो रामानुज नहीं बल्कि रामानंद का हो जाता है। ठीक है, रामानंद इसके संप्रदाय जो है संपादक संस्थापक जो है वो कहे जाते हैं। नेक्स्ट है तो गलत यही था, तो जो गलत था वही आपका जो है वो सही हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ कौन सा सही नहीं है पूछा था ना, तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक फफूंद जनित रोग नहीं है, तो देखो दमा भी है, एथलीट फुट भी है और गंजापन भी है, लेकिन जो खसरा है ना, खसरा जो होता है वो आपका वायरस से होता है, तो यही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 48 के बाद आते हैं 49। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण BIFR का गठन वर्ष 1981 में किया गया था। इसका उद्देश्य है जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना, निजी उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता नहीं, दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सार्वजनिक उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता नहीं, ऐसा नहीं, न तो निजी को न तो सार्वजनिक को। नेक्स्ट लघु उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। जीर्ण उद्योगों का पुनरुत्थान करना जो है वो एकदम सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या सीमांत प्रकार की है, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना जाता है, बिल्कुल सही है। ये आप जानते हो कि 1966-67 वाला जो रीजन है ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर आता है। MS स्वामीनाथन जी जो है वो इसके मतलब कि एक प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है, बिल्कुल सही है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक अमीनो अम्ल प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है? देखो अमीनो अम्ल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो ये जो टायरोसिन है ना, ये इसमें जो है वो प्रचुरता में उपस्थित होता है, और इसकी कमी से जो है वो आप अगर देखोगे तो सुस्ती जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुस्ती और आलस हमें दिखाई देता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखो विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल बिल्कुल सही है, विटामिन B9 फोलिक अम्ल बिल्कुल सही है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन ये भी सही है। B2 जो है वो फिलोक्विनोन नहीं है, B2 जो है B2 का जो नाम है रासायनिक वो राइबोफ्लेविन है, ठीक है, वो राइबोफ्लेविन आपका कहलाता है। और जो फ्लीक्विनोन है ये विटामिन K का है, ये विटामिन K का नाम है, तो यही गलत है, तो गलत जो है वही आपका सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 53 में देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम स्थल मैकाल पठार नहीं है? मैकाल पठार आप जानते हो कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला रीजन जो है वो है, तो मतलब यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो तो मैकाल पठार की हैं, और जो इसके नीचे या ऊपर से निकलती हैं वो मैकाल पठार की नहीं है। तो गोदावरी जो है वो तो नहीं है, नर्मदा जानते हो कि मध्य प्रदेश से ही निकलती है, महानदी भी जो है मैकाल पठार से ही निकलती हैं, मतलब इसी रीजन से निकलती है, सोन नदी भी निकलती है, लेकिन जो गोदावरी है ये आपको महाराष्ट्र के नासिक से देखने को मिलती है, महाराष्ट्र के नासिक में इसका जो है ओरिजिन होता है। तो इस तरीके से गोदावरी जो है वो गलत है, यही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो होप आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी और आपको अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा ये सेशन। अभी थोड़ा सा मैं सेशन को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन जो है वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। और आपको ये सेशन अगर पसंद आता है
देखिए अगर अच्छा लगता है, आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो हम कितना भी बिजी रहें, हम वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो होप सो आप इन चीज़ों को समझ रहे होगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलती रहे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।